नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग निबंध को स्टार्ट करेंगे। दूसरा निबंध है दोस्तों आपका यूपी पीसीएस मेंस और आपका आरओ मेंस। ध्यान रखिएगा, आरओ मेंस और बीओ मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो निबंधों को हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि जैसे अब एग्ज़ाम आपका सबसे पहले जो पड़ेगा वो आपका बीओ मेंस है, तो बीओ मेंस के लिए भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और समय अब कम है, जैसे मान लीजिए 35 से 36 दिन है। तो 35 से 36 दिन है तो इनमें अगर एक एक दिन में जैसे जो निबंध आपको मिलेंगे वो एक दिन छोड़कर, जैसे मान लीजिए आज आया कल नहीं आएगा परसों फिर आएगा, तो अल्टरनेट डेज पर आपको निबंध मिलते रहेंगे। निबंधों को आप लोग अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करिए और अच्छी तरीके से चीज़ों को करने का प्रयास करिए। इसके साथ में जैसे जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो चीज़ों को और बेहतर ढंग से करने का प्रयास करिए। दूसरा निबंध है अल्टरनेट डेज पर आपको बहुत सारे निबंध मिलेंगे। अलग अलग सेक्शन से मैं चीज़ों को छांट कर लाता हूं कि कम से कम जो चीज़ें हैं आपको बेहतर रूप में मिल सकें, आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकें, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बस आपको लिखना है, केवल एक काम करना है, लिखना है, ठीक है। तो इस निबंध को अच्छी तरीके से लिखिएगा। दूसरा निबंध है भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट कारण निवारण। तो इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत ही बड़ी अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, लगभग -23% की 23.9% की गिरावट आई थी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है। इसमें लॉकडाउन, जीएसटी, मोनेटाइजेशन, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों पर धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। इसकी पीडीएफ दोस्तों बीओ मेंस के ग्रुप में, ध्यान रखिएगा, बीओ मेंस के ग्रुप में, आरओ के ग्रुप में और आपका यूपी पीसीएस मेंस 2020 के ग्रुप में आप लोगों को मिल जाएगी। जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, यह नंबर है, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का जो निबंध है, निबंध को स्टार्ट करते हैं। अच्छे से चीज़ों को देखिए और निबंध को जैसे देखिए 700 शब्दों में आपको निबंध लिखना है। ध्यान रखिएगा 700 शब्दों में, तो लगभग 7 पेजेस, ठीक है, 7 पेजेस आपको लिखने होते हैं नॉर्मल राइटिंग के हिसाब से। अगर छोटा छोटा लिख रहे हैं तो आप 6-6.5 पेजेस में कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिए। जो शब्द सीमा है उसका खास ख्याल रखिए, उसी शब्द सीमा में प्रश्न को, जो ऐसे है ऐसे को लिखना है। देखिए ऐसे को लिखने से पहले जो आपकी ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जैसे स्वच्छता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए चीज़ें जब क्लीन होगी, स्पष्ट लिखा होगा, ओवर राइटिंग नहीं होगी, काटा पीटी नहीं होगी, तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगता है। सजावट होगी, आपका प्रस्तुतिकरण अच्छा होगा, तो और भी ज़्यादा चीज़ें बेहतर होती हैं। तो इन चीज़ों को समझते हुए उसके बाद में इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पार्ट, तीनों में एक एक कोटेशन। ध्यान रखिएगा अगर हो सके तो एक एक पेज में एक एक कोटेशन, कोई महान विचारक की लाइन, कोई कविता, कोई श्लोक, मूवी के गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को आपको ऐड करना है, अच्छी तरीके से लिखने का प्रयास करना है, ठीक है। किस तरीके से लिखना है ये चीज़ें मैं बता रहा हूं कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना स्टार्ट करना है। जितना आप चीज़ों से भागेंगे वो चीज़ें नहीं होंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों को लगता होगा ये सब क्या हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। देखिए अच्छा तब लगता है जब आपका सिलेक्शन होगा, तभी आपको अच्छा लगेगा, वो ऐसे नहीं होगा। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पूरा दिन अच्छी तरीके से सभी लोगों को चीज़ों को देने का प्रयास करता हूं, तो कहीं ना कहीं मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इन चीज़ों को समझते हुए आप लोगों को कार्य करना है। एग्जाम हॉल में भी आपको निबंध लिखना है, जाकर वहाँ पर भी आप फॉर्मेटिंग बनाएंगे, वहाँ पर भी चीज़ों को करेंगे। अगर वही चीज़ें आपने प्रैक्टिस कर रखी हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ होती है। तो अच्छे से चीज़ों को समझिए। अब देखिए अर्थव्यवस्था क्या गिरना, सबसे पहली चीज़ ये है कि आप एक भूमिका बताइए कि अर्थव्यवस्था का गिरना क्या होता है। चीज़ों को एक एक पॉइंट वाइज चीज़ों को बताने का प्रयास करिए कि जैसे देखिए कोई भी अर्थव्यवस्था होती है उसके 4 चरण होते हैं कि जैसे जो इकोनॉमी का फैलाव या बढ़ना एक चीज़ होती है, एक होती है जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये एक स्टेबिलिटी है, संतुलन की अवस्था है। क्या है? संतुलन की अवस्था। अब यहाँ से जब ऊपर जाता है थोड़ा सा
तो इकोनॉमी फैलती है, बढ़ती है। अब एक होता है टॉप पे जाना, कि टॉप पे जाना, दूसरा चरण क्या है, टॉप पे जाना। तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है, इसमें गिरावट, अर्थव्यवस्था में गिरावट, जो डिक्रीज है, डिक्रीज होता है इकोनॉमी में, ठीक है। और चौथी चीज क्या है, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही चौपट हो जाए, गर्त में चली जाए। तो ये चरण होते हैं इसके, ठीक है। देखिए संकुचन या विस्तार, ध्यान रखिएगा, यही मैंने संतुलन की अवस्था एक पॉइंट बताई थी। संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था से ऊपर जाएंगे तो विस्तार होगा, नीचे जाएंगे तो संकुचित होगी अर्थव्यवस्था। तो ये गिरावट को दर्शाती है। संकुचन, विस्तार आपके फैलाव को दर्शाता है। इतना चीजें ध्यान रखिएगा। अब ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, डिपेंड ये करता है कि मांग और आपूर्ति पक्ष से। भाई सीधी सी बात है, एक मार्केट है, छोटी सी चीज समझिए कि एक मार्केट है, मार्केट में एक केले की कीमत, या एग्जाम्पल के फॉर्म में है, एक उदाहरण है, उदाहरण स्वरूप अब मान लीजिए एक जूते की कीमत, जूते की कीमत जो है 700 रुपये है, 700 रुपये मार्केट में आज की डेट में। लेकिन इसकी जो सप्लाई है, आपूर्ति पक्ष है, वो बाधित हो जाता है किसी कारणवश। मान लीजिए उनके पास पैसा नहीं है और वो जो कच्चा माल है उसको नहीं ला पा रहे हैं, इसलिए जूता नहीं बना पा रहे हैं। तो आपूर्ति पक्ष से जो सप्लाई आ रही थी वो बंद हो रही है, कमी आई। तो यहाँ पर पहले 100 जूते थे, अब क्या है, अब आपके मार्केट में 50 जूते रह गए बिकने के लिए। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो 700 रुपये की कीमत का जूता है जो बिक रहा है एक संतुलन की अवस्था में, नॉर्मल डेज में, यही जूते की कीमत जो है वो आपकी 1000 रुपये 1500 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, 1000-1500 रुपये हो जाएगी इस जूते की कीमत, ठीक है। अब देखिए ये उत्पादन घटा, यहां पर महंगाई बढ़ी। अब देखिए डिमांड यानी मांग, अब लोग खरीद ही नहीं रहे, लोगों की जेब में पैसा ही नहीं है, लोग नहीं खरीदना चाहते। तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, जैसे लोग जब ना खरीदें तो ये मार्केट है, अब मार्केट में बहुत सारा माल पड़ा हुआ है, मार्केट में बहुत सारा माल पड़ा हुआ है। अब पड़े होने पे जब माल जो आपूर्ति पक्ष है वो बहुत ज़्यादा हो गया, डिमांड है नहीं, तो क्या होगा, यहाँ पर इसी जूते की कीमत जो है वो गिर जाएगी। 700 से सीधे जूते की कीमत आपकी 200-300 आ जाएगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, गिरावट जो होती है। अब इसी को अर्थव्यवस्था के संदर्भों में समझिए, इसी को अर्थव्यवस्था के संदर्भों में समझिए कि कोई भी अर्थव्यवस्था है, जब उसमें उत्पादन ही नहीं होगा तो चीजें, महंगाई बढ़ेगी, डिमांड नहीं होगी तो बिल्कुल सारी की सारी चीजें सस्ती होती चली जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा एक सीक्वेंस चलता है। अब ग्रामीण जैसे एक प्रमाण के रूप में हम लोग देखते हैं, तो किसके माध्यम से चीजों को देखते हैं कि हाँ भाई महंगाई चल रही है, अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है, तो ये हम बेरोजगारी के आंकड़े जो जारी होते हैं, जीडीपी के जो आंकड़े सरकार जारी करती है, आरबीआई जारी करती है, ठीक है, सीएमआई के द्वारा जारी किए जाते हैं जो बेरोजगारी के आंकड़े, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ अनेक संस्थाओं के द्वारा भी जारी किए जाते हैं, वैश्विक संस्थाओं के द्वारा भी जारी किए जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, ऐसी स्थितियों में हमें ये चीज़ें पता लगती है कि अर्थव्यवस्था में किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। और अर्थव्यवस्था के संतुलन जो है, किसी भी अर्थव्यवस्था का संतुलन बहुत जरूरी है। विकास यानी समृद्धि, आर्थिक वृद्धि दर बहुत जरूरी है, निरंतर विकास होना चाहिए किसी भी अर्थव्यवस्था में। तो ये आपका अर्थव्यवस्था में गिरावट से संबंधित चीज़ें हो गई। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे दूसरे पॉइंट की कि भारत में आखिर आर्थिक गिरावट किस तरीके से हमें परिलक्षित हुई, किस तरीके से हमें दिखे कि जैसे बचत दर, बचत दर क्या होती है, लोग पैसा बचा बचा कर रखते हैं, कब, जब उनके पास एक्सेस में पैसा आता है। लेकिन जब पैसा ही नहीं आएगा, उनकी नौकरी चली गई है, तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा, ऐसी स्थितियों में यही होगा कि व्यक्ति बचत नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसकी जो दैनिक आपूर्ति है, जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, उन्हीं की आपूर्ति में वो लगा देगा। तो ऐसी स्थितियों में क्या है, देखिए बचत दर जो थी, बचत दर 2011 से 18 के बीच में जीडीपी का 30 से 32% की गिरावट देखी गई है। ध्यान रखिएगा, 30 से 32% की। और सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के ऋण में कमी आई है। जैसे जो मझोले उद्योग जो होते हैं, जो
सूक्ष्म एवं लघु उद्योग जो होते हैं उनको ऋण कम मिलने लगा। ऋण कम मिलने लगा, जैसे लोन अगर इन संस्थाओं को नहीं मिलेगा, जो उद्योग हैं इनको नहीं मिलेगा, तो ऐसी स्थितियों में उनका उत्पादन प्रभावित होगा। उत्पादन प्रभावित होगा तो आगे की साइकिल पूरी की पूरी चेन है जो वो टूटेगी। ठीक है, और चेन टूटेगी तो अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी जाएगी। उत्पादन घटा तो अर्थव्यवस्था में गिरावट होगी ही होगी, जीडीपी में गिरावट होगी ही होगी, क्योंकि जीडीपी का सामान्य अर्थ यही होता है कि एक वित्तीय वर्ष में एक घरेलू सीमा के अंदर अंतिम उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य ही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। ध्यान रखिएगा। तो यहां पर क्या है, अन्य चीजें भी फैक्टर काम करते हैं कि जैसे जो निवेश दर है, निवेश दर में भी कमी आई है कि जैसे 2011-12 में 39% थी, 2018-19 में 29% रह गई। जीडीपी में आप लोगों ने भी, सभी लोग, ये बहुत बड़ी गिरावट आई भारतीय अर्थव्यवस्था में, -23.9% की, -23.9% की। इसके साथ में हमारी जीडीपी को एक योगदान दिया, जिस सेक्टर को सभी लोग बिल्कुल हीन भावना से देखते हैं कि हाँ भाई एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें क्या प्रॉफिट है नहीं, लाभकारी कृषि है नहीं, कैसे क्या होगा, उसी लाभकारी या अलाभकारी कृषि ने अपना रंग दिखाया। जिस समय पूरे भारत की अर्थव्यवस्था गिर रही थी, उस समय जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो पॉजिटिव में थी, लगभग 4%। तो ये बहुत अच्छी बात थी, ये बहुत ही बढ़िया बात थी हमारे देश के लिए। इसीलिए ये जो -23.9 गया है, यही अगर एग्रीकल्चर में भी गिरावट हुई होती तो फिर बहुत बुरी स्थितियां आती हैं। यही -23.9% लगभग 35 से 40% तक पहुंचता जाकर। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी है कि आर्थिक गिरावट क्यों, मतलब आर्थिक गिरावट कितनी कहां किस अमाउंट में आई। भारत का जो निर्यात जीडीपी है उसमें लगभग 24 से, ध्यान रखिएगा, 24 से गिरा जाके 19.75 पे। तो ये गिरावट देखी गई। ऑटोमोबाइल क्षेत्र हो, इसमें भी गिरावट देखी गई। सर्विस सेक्टर हो, इसमें भी गिरावट देखी गई। वो चाहे आज से नहीं, पिछले लास्ट 5 ईयर से देख लीजिए, ये चीजें गिर ही रही हैं। चीजें जो अर्थव्यवस्था उसमें निरंतर गिरावट हो रही थी, और उसमें कहते हैं ना कि आग में घी का काम किया लॉकडाउन और सारी चीजों ने, कोविड-19 ने। तो लॉकडाउन के पीरियड में सारी के सारी जो चीजें ठीक भी होने का प्रयास कर रही थी वो पूरी की पूरी गर्त में चली गई। तो ये सारी की सारी स्थितियां हैं। अब देखिए कुछ चीज़ों को और देखते हैं कि भारत में गिरावट जो आई और कौन कौन से सेक्टर में आई। जैसे रियल एस्टेट में आई। जैसे एक बिल्डिंग बनाते हैं, अब अगर मजदूर नहीं है, उनकी नौकरी नहीं है, जो रियल एस्टेट में जो लोन है वो कम दिया जा रहा है। हाउसिंग सेक्टर है, भाई रियल एस्टेट में क्या है, मकान खड़े होते हैं, बिल्डिंगें खड़ी होती हैं, अपार्टमेंट खड़े होते हैं, उनके लिए क्या है, उनके लिए पूंजी चाहिए। अब अगर उनके हाथ में पैसा ही नहीं रहेगा तो भाई जो लोग काम करते हैं और जो संबंधित उद्योग हैं, जैसे सीमेंट है, सीमेंट लगेगी, बालू लगेगी, मोरम लगेगी, गिट्टी लगेगी, तो इन सारी चीज़ों में गिरावट आई। सीमेंट में, पेंट में, इस्पात में, जो मुख्य चीज़ें, ये सारे के सारे उद्योग प्रभावित हो गए डायरेक्टली इसी से। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ओवरऑल में कहें तो निर्यात में भी गिरावट आई, निर्यात में भी गिरावट देखी गई। इसके साथ में क्या है, उपभोग वस्तुओं में भी गिरावट आई। भाई ये लॉकडाउन के पीरियड में आप लोगों ने देखा, अभी भी कोरोना के कारण, कोविड-19 के कारण लोगों की जो घरों की स्थितियां हैं, भाई जॉब जा चुकी है, अब धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो रही है जब से चीजें खुली हैं, सारी की सारी चीजें। तो ऐसी स्थितियों में क्या है, ऐसी स्थितियों में जो अर्थव्यवस्था जो है, जो -23.9% का जो गोता लगा गई माइनस में। अब सोच कर देखिए कि 1% जीडीपी को प्लस करने के लिए लगभग 3 से 4 लाख करोड़ रुपए चाहिए। तो आप सोच कर देखिए इस -23 को कितना चाहिए। तो ये कुछ बातें हैं, ठीक है। तो जिसके कारण भाई लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में पूरा का पूरा 70 दिनों का जो लॉकडाउन चला, मैंने ये नहीं कहता भाई, देखिए मैं पार्टियों और इन सब चीज़ों में नहीं जाना है, आपको अपना पक्ष, अपना व्यू निष्पक्ष रूप से रखना है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, लोगों की नौकरियां गई, लगभग अच्छी खासी मात्रा में कई करोड़ नौकरियां गई सीएमआई के डेटा के अनुसार। तो ये कुछ बातें हैं, और लोगों की जो एक
आय सृजन के तरीके थे, उनके धंधे बंद हो गए, उनकी दुकानें बंद हो गई, चौपट हो गया सारी चीजें, लोगों के हाथ में पैसा है नहीं, तो उपभोग वो कहां से करेंगे भाई? जब लोगों के हाथ में पैसा हो तब तो वो कुछ खाएंगे, खरीदेंगे जाके। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उन्हीं की वो पूर्ति करने में लगा हुआ है। तो एक्चुअल में क्या चीजें होंगी? एक्चुअल में वो अन्य वस्तुएं होती हैं, जो आवश्यक वस्तुएं नहीं उनको नहीं खरीदेगा। जब उसके पास पैसा आएगा तब वो चीजों को खरीदेगा। बचत वो कहां से करे जब वो अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं कर पा रहा है? तो ऐसी स्थितियां हुई। अब देखिए कारण क्या रहे, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई उसके कारण क्या रहे? कारण सबसे पहला क्या रहा? जीएसटी, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, इसकी एक जटिल प्रक्रिया कई स्तरों पर लगता है। कहा तो गया कि हाँ भाई वन नेशन वन टैक्स, लेकिन हुआ नहीं। यहां पर सीजीएसटी अलग लगता है, एसजीएसटी अलग लगता है। आप सोच कर देखिए, सेंट्रल का जीएसटी अलग लग रहा है, स्टेट का एसजीएसटी अलग लग रहा है। तो ये अलग अलग कैसे किस तरीके से आ गया? लोगों को जो एक स्लैब की प्रक्रिया थी कि कौन सी वस्तुएं किस में आएंगी, जीएसटी नेटवर्क से इसको संबंधित करवाना पड़ेगा, आपको ये करना है वो करना, उसी में आदमी झूलता रह गया। तो हुआ क्या? उसकी आर्थिक स्थितियां बुरी स्थितियों में पहुंचने लगी। तो पहला कारण क्या था? जीएसटी। दूसरा विमुद्रीकरण, जो हमारे यहां नोटबंदी की गई थी, इसने बहुत बड़ा प्रभाव डाला समाज पर। आप सोच कर देखिए, पूरी की पूरी इकोनॉमी एक ही रात में अगर बदल दी जाए, पूरा का पूरा पैसा ही मतलब जो एक विनिमय का माध्यम है वही बदल दिया जाए, तो सभी सेक्टर प्रभावित हुए और बहुत ही भयंकर तरीके से प्रभावित हुए। तो ये एक्चुअल में चीजें हैं। बैंकों का एनपीए, अगली चीज क्या है? कारण क्या रहा था विश्व में गिरावट का? बैंकों का एनपीए। जो बैंकों का एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो होता है कि जो गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां जो होती हैं, कि जैसे मान लीजिए ये क्या होता है? एनपीए क्या होता है? एनपीए ये होता है कि जैसे एक बैंक लोन देती है, बैंक ने लोन दिया एक ए नाम के व्यक्ति को। अब बैंक ने कहा कि भाई 90 दिन तक आप जमा कर देना और सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेकिन इन भाई साहब ने लोन तो लिया लेकिन लोन नहीं चुकाया। तो इन्होंने मान लीजिए 10,000 रुपए का लोन लिया। अब 10,000 रुपए इन्होंने वापस नहीं किए, तो 10,000 रुपए ये एनपीए में 90 दिन के बाद चला जाता है। तो ये क्या हुआ? ये एनपीए में बढ़ोतरी भी एक बहुत बड़ा कारण रहा आपके अर्थव्यवस्था की गिरावट का। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? बैंकों का एनपीए, ऋण देने की क्षमता भी कम हो गई, सारी चीजें। भाई अगर आज की डेट में मेरा ही ऋण, मान लीजिए मैं बैंक हूं और मैंने किसी को ऋण दिया 10,000 रुपए का, अब अगर वो पैसा डूब जाए, मैं नहीं निकलवा पाऊं, तो ऐसी स्थिति में क्या है? अगली बार मैं ऋण बहुत कम दूंगा, बहुत सोच समझ कर दूंगा। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा। अगली चीज क्या है? वैश्विक मंदी। वैश्विक मंदी की हालत आ गई थी। कोविड-19 से पहले बिल्कुल चल भी रहा था, सुगबुगाहट भी हो रही थी। उसी के कारण सभी देशों में, वो चाहे यूएसए हो, फ्रांस हो, रशिया हो, ब्रिटेन हो, स्पेन हो, सभी देशों में ये देखा गया चीजें। तो वैश्विक मंदी के कारण निर्यात कम हुआ। निर्यात कम हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था को झटका लगा। और क्या है? अमेरिका की कुछ ऐसी नीतियां लॉकडाउन के पीरियड में कि भाई पेशेवरों की संख्या पर उन्होंने वीज़ा नियम लगा दिए, उनको प्रतिबंधित कर दिया कि भाई आप जो अमेरिकी लोग हैं वो भारत में नहीं जाएंगे। तो ऐसी स्थितियां ये और विकराल रूप लेने का काम कर रही। अमेरिका भी सैंक्शन लगाता रहा भारत पर हर तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें चली जिनकी वजह से निवेश की परिस्थितियां, कि भाई लॉकडाउन था, सारी चीज़ें थी। अगर लास्ट 4 to 5 ईयर की बात करें तो वहाँ पर भी निवेश की परिस्थितियाँ, जो एक राजनीतिक माहौल जो होता है, वो जो उठापटक जो होती है, वो निवेश के अनुकूल नहीं थी, जिससे कंपनियां बाहर जाने लगी, अपना निवेश लेकर बाहर अन्य कंट्रियों में जाने लगी, दूसरे देशों में निवेश करने लगी। जो घरेलू सामाजिक वातावरण था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। अगर ये चीज़ें अच्छी होती, वैसे देखिए कोई भी कंपनी निवेश करती है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूमि अधिग्रहण के मुद्दे बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं इन्वेस्टमेंट को। और यहाँ पर जो सरकार की चीज़ें हैं, वो सरकार अपनी तरफ से मेक इन इंडिया और अन्य चीज़ों के माध्यम से चीज़ों को ठीक कर रही है, जो एक प्रक्रिया है उसको सरल बनाने का प्रयास करें। लेकिन इसके बाद भी धरातल में जो चीज़ें हैं, घूस, भ्रष्टाचार, ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल हतोत्साहित कर रही हैं। जो निवेश है, निवेश को हतोत्साहित करती हैं। सरकार की नीतियों की भी विफलता रही कि जो भी इन्होंने बनाया तो बहुत अच्छा, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बात आई तो वो गलत हो गई।
जो सरकारी महकमा था उसने पूरा का पूरा बराबर कर दिया सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर ये आपके जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसमें जो चीज़ें थी गिरावट के कारण थे। अब प्रभाव क्या हुआ, प्रभावों को देख लेते हैं कि जैसे देखिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट आई उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा प्रभाव यही पड़ा कि उत्पादन का मुआ तो निर्यात का मुआ तो ध्यान रखिएगा, निर्यात का मुआ ये डायरेक्टली एक साइकिल में जुड़ा हुआ है, ठीक है, एक सर्कुलर फॉर्म में जुड़ा हुआ है कि निर्यात कम तो इकाइयां, जो उत्पादन इकाइयां थी वो उत्पादन इकाइयां उत्पादन कम करने लगी, बंद होने लगी। उसके बाद व्यापार घाटा बढ़ने लगा, रुपए की विनिमय दर प्रभावित हुई, उसके बाद तरलता और ब्याज दर में कमी आ गई। तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल जुड़ा हुआ है उसी चीज से, ठीक है, निर्यात, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में गिरावट के कारण रोजगार संकट आ गया। वो चाहे कोई भी सेक्टर हो, वो चाहे कपड़ा क्षेत्र हो, चमड़ा क्षेत्र हो, हस्तशिल्प उद्योग हो, टेक्सटाइल हो, इन सब क्षेत्रों में लोगों की जॉब जाने लगी। जो गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर थे उनसे छटनी हुई, वहां से छटनी होने लगी। तो एक रोजगार का सेक्टर बहुत ज्यादा, मतलब रोजगार के संकट पैदा हो गया। जो गहन श्रम उद्योग हैं उनमें छटनी होने लगी, लोगों की नौकरियां जाने लगी। सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों में भी ये चीजें दिखाई देने लगी। कोविड-19 के कारण भयानक रूप से लाखों लोगों की लगभग 6 करोड़ नौकरियां गई हैं। सीएमआई का डेटा है, ठीक है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंस्टीट्यूट का यह डेटा है, सरकारी संस्था है, इसके द्वारा जारी किया जाता है। लगभग 6 करोड़ नौकरियां इस लॉकडाउन के पीरियड में गई हैं लोगों की, जो कि अर्थव्यवस्था में भयंकर जो निगेटिव इंपैक्ट पड़ा उसका बहुत बड़ा कारण रहा, कोविड-19 और लॉकडाउन, ठीक है। और क्या चीजें रही कि अत्यधिक बेरोजगारी बढ़ती चली गई। क्यों? क्योंकि भाई सबके रोजगार चले गए और खर्च कर, जो सरकार थी, सरकार पैसा डायरेक्टली खर्च नहीं कर रही कल्याणकारी योजनाओं में लोगों को, जिससे मिले, जिससे लोग खर्च कर सके। तो इसने क्या किया, सरकार ने कम खर्च किया, शिक्षा पर भी बजट को कटौती कर दी, रक्षा में कमी करी कि हाँ कल्याणकारी योजनाओं में लगेंगे, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। और हमारे यहाँ का जो कार्यबल है वो भी अभी उतना कौशल प्रशिक्षित नहीं है, अशिक्षित कार्यबल था। ये भी एक बहुत बड़ा अत्यधिक बेरोजगारी के कारणों में गिना जाता है। अतिवादी विचारधारा भी रही कि हमारे यहाँ लोगों की जो एक सामाजिक परिस्थितियां ना, वो अतिवादी विचारधारा की है, आपसी में लड़ते रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बना। कृषि की उत्पादकता बहुत ज्यादा कम होती चली गई, अभी भी पॉजिटिव में है, लेकिन जो पहले 13-14% होती थी अब वो घटकर 4% रह गई। और क्या चीजें रही, जैसे जो चीजें हैं प्रभाव में, कि जैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कारणों में रहा कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी पड़े, इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था पर डाला कि भाई जो अपराध है, तस्करी है, अवैध घुसपैठ है, तो ये सारी चीज़ें नहीं। जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें खर्च में कमी की गई। तो ये ओवरऑल में प्रभाव पड़े भारतीय अर्थव्यवस्था पर। पूरे को पूरे सामाजिक जो स्थितियां हैं उनका ताना बाना ही बिखर गया पूरा। जो एक मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति था उसके लिए बहुत ही जीवन यापन करना बहुत ही बुरी स्थिति आ गई। लोग सुसाइड करने लगे, ऐसी स्थितियां बन गई। बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग प्रेशर के कारण सुसाइड करने लगे। चलिए अब आगे देखते हैं, निवारण हेतु किए गए सरकारी उपायों को देख लेते हैं कि जैसे अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई उसका निवारण हेतु कौन कौन से उपाय किए गए। तो सरकार के द्वारा अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत लंबा चौड़ा पैकेज दिया गया। वो एक तरीके से राहत पैकेज तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ लोन पैकेज था। हर तरीके से उसमें लोन बांटे गए। लोन बांटने पे क्या होता है, ऐसे आदमी खुद ही लोन लिए बैठा है, वो आदमी दोबारा लोन क्यों लेने जाएगा, और अगर उसके हाथ में पैसे नहीं आएंगे तो वो खर्च कैसे करेगा। खर्च नहीं करेगा तो उत्पादन में जो उत्पादन हो रहा है उसकी बिक्री कहाँ आप करेंगे। तो ये समस्याएं आई। तो सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। बैंकिंग क्षेत्र का समेकन किया गया, 10 बैंकों को समेकित किया गया 4 बैंकों में। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण किया गया कि जैसे जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक हैं उनके लिए पूंजी की व्यवस्था की गई। पूंजी को अच्छी तरीके से उनमें दोबारा इन्वेस्ट किया गया। निवेश को आकर्षित करने हेतु सरकार ने क्या किया कि बॉन्ड बाजार को आरबीआई के साथ कार्य करने के लिए बोल दिया। सरकार द्वारा 3,50,000 रुपए की पूंजी जो है बैंकों में इन्वेस्ट की गई।
तो किसी तरीके से अर्थव्यवस्था को उबारने की बात कही गई। छोटे मझोले उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए उनको लोन देने की एक प्रक्रिया को सरल बनाया गया, जटिल प्रक्रिया को सरल प्रक्रिया में परिवर्तित किया गया। इसके साथ में सरकार ने जो आपका आत्मनिर्भर अभियान है उसके तहत दिहाड़ी रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10,000 रुपये तक का लोन भी दिया। हाल ही में रेपो रेट और CRR में छूट का प्रस्ताव भी लाया गया, तो छूट भी दी गई। ठीक है, तो देखिए जो रेपो रेट है CRR दोनों में छूट दी गई, जिससे मार्केट में तरलता आई। ठीक है, पैसा ज़्यादा आया मार्केट में, जिसके कारण लोगों के पास अब वो लोन के माध्यम से ले सकते हैं। और क्या हुआ, और लास्ट में क्या है, आवास एवं अवसंरचना में जो लोन दिया जाता है, ऋण दिया जाता है, उसमें भी वृद्धि की गई। हर तरीके से चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास कर रही है। और अंत में निष्कर्ष में आप लोग बेहतर तरीके से बताइए कि भाई जो अवसंरचना है और जो हमारी अर्थव्यवस्था है, सभी उद्योगों को, सभी प्रकार के छोटे बजोले और मध्यम प्रकार के उद्योगों को बढ़ाने के लिए हर तरीके से प्रयासरत है। और कुछ प्रावधानों को भी बता दीजिए और इसी तरीके से आप निष्कर्ष को बेहतर रूप में लिखने का प्रयास करिए। तो यह आपका आज का दूसरा निबंध था, भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट, कारण और निवारण। तो इसको आप लोग अपने शब्दों में ध्यान रखिए, किसी की कॉपी मत करिए। मैं अभी भी कहता हूं कि आप जितना कॉपी कर लीजिए, लेकिन आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपको वही लिखेंगे जो आपके खुद के अंदर जो बसा हुआ है। जिस तरीके से आप लिखते हैं, आपकी उसी क्षमता का चीज़ों को मैं बाहर निकलवाने का प्रयास करता हूं कि कम से कम आप जब लिखेंगे तभी चीज़ें बेहतर होंगी। तो इन चीज़ों को आप लोगों को समझना है और बेहतर तरीके से लिखने का प्रयास करना है। इसकी PDF दोस्तों आप लोगों को BO मेंस और UPPCS मेंस और RO मेंस में आप लोगों को दे दी जाएगी। अच्छे से चीज़ों को आप लोग करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो ग्रुप चल रहे हैं, ग्रुप ज्वाइन करना हो तो उसके लिए 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।